हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज देखिए हम डिस्कशन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक अगले पार्ट का, जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो किस तरह से हुई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। और प्रीवियस से 2 वीडियो में देखिए हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात की थी, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात की थी, और हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है उसमें नेगेटिवली चार्ज रहता है और उसका जो मास है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। वो हाइड्रोजन के मास का 1/1837 वहाँ भाग होता है, यानी बहुत हल्का होता है प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है ना। और हमने ये भी देखा कि चाहे कैथोड रे ट्यूब के अंदर कोई सी भी गैस ले ली जाए, जो कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है, वो प्रकृति जो है वो चेंज नहीं होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जिस तरह से कैथोड रेज निकलती हैं, कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज होता है, उसका जो मास होता है और जो चार्ज टू मास रेशियो रहता है वो सेम रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। यानी वो जो कैथोड रे के अंदर गैस ली गई थी उसकी नेचर पे वो निर्भर नहीं करता है। और फिर आखिर में हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल होता है, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल पार्टिकल होता है जो एक हर सब्सटेंस की, हर एटम की पार्ट एक रहता है, हर एटम का एक भाग रहता है। तो ये सारी बातें हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में की थी प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर। अब देखिए, चूँकि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की खोज की जा चुकी थी, तो इसलिए साइंटिस्ट के दिमाग में ये आना स्वाभाविक था कि उसके अंदर अकेला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो नहीं हो सकता है, उसमें दूसरा, क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, यानी संपूर्ण एटम की बात करें तो वो एक उदासीन स्ट्रक्चर होती है, एक उदासीन पार्टिकल होता है एटम स्वयं, परमाणु स्वयं जो है। तो इसलिए उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी होना चाहिए। और इसके लिए साइंटिस्ट जो सबसे पहले आगे आए 1886 में, ओके, 1886 के अंदर कांग्रेस की स्थापना के 1 साल बाद में, है ना। गोल्डस्टीन क्या कर रहे थे? प्रोटॉन की खोज कर रहे थे। देखिए तो क्या किया उन्होंने, वही एक डिस्चार्ज ट्यूब, जैसी हमारी कैथोड रे ट्यूब थी, वही लगभग वही ट्यूब है, वैसी ही ट्यूब उन्होंने डिस्कशन की है, जिसको उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब, वो भी हमारी डिस्चार्ज ट्यूब ही थी, क्योंकि उसकी वजह से जो गैस थी वो डिस्चार्ज हो रही थी। तो इस ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया है कि एनोड और कैथोड, है ना, लिया है। और इन्होंने ये कहा कि जो कैथोड इन्होंने यूज किया है वो परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब ये होता है कि उस कैथोड के अंदर बहुत सारे छिद्र हों, यानी उसके अंदर पोर्स, है ना, बहुत सारे छिद्र हों। और जो जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी, यानी जो फ्लोरेसेंट लाइट अगर कोई है उसको मेज़र करने की जो कोटिंग थी, वो उन्होंने एनोड की जगह कैथोड के पीछे लगाई, है ना, क्योंकि वहाँ पे यहाँ कैथोड के पीछे वो ट्यूब थी, एनोड के पीछे सॉरी, है ना, जिससे कि कैथोड रेज के यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही थी, फ्लोरेसेंट नेचर जो है वो दिखाई दे रही थी। तो लेकिन इन्होंने क्या किया है, कैथोड के पीछे ये जिंक सल्फाइड की ट्यूब लगाई है। और जब इन्होंने विभिन्न गैसों का अध्ययन किया है, स्पेसिफिकली जो हाइड्रोजन गैस है वो इन्होंने इस ट्यूब के अंदर अध्ययन की है। और इन्होंने बताया है कि जब हाई वोल्टेज और रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर, है ना, बहुत निम्न दाब के ऊपर, यहाँ से जब हाई वोल्टेज पास की जाती है तो कैथोड रेज के साथ साथ, जैसे यहाँ से मैंने शो करने की कोशिश की है, ये इधर जो जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ, ये कैथोड रेज है ना, उन्होंने उनको यहाँ पे शो नहीं किया है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे इन किरणों के अंदर है, इन रेज के अंदर है, जो एनोड से, है ना, एनोड की तरफ से इधर जा रही हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर और हाई वोल्टेज के ऊपर कैथोड, जो परफोरेटेड कैथोड है, उनके छिद्र में से एक रेडिएशन, ये किरणें निकल रही हैं, रेज निकल रही है, और वो रेज इस जिंक प्लेट की कोटिंग के ऊपर फ्लोरेसेंस
फ्लोरेसेंस का मतलब वही ग्रीनिश लाइट वहाँ पे पैदा कर रही हैं, यहाँ पे निशान बना रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब एनोड की तरफ से भी कुछ किरणें कैथोड किरणों के साथ साथ निकलती हैं। और उन्होंने ये बताया कि ये जो किरणें हैं वो इस पर्टिकुलर कैथोड से ना ये एनोड से ना निकल करके, क्योंकि कैथोड किरणें तो क्या निकल रही थी प्रारंभिक रूप से इस कैथोड से निकल रही थी, है ना, जो भी मटेरियल यहाँ था उस कैथोड से वो निकल के फिर वो गैस से टकरा करके और फिर गैसियस मॉलिक्यूल है उनमें से वो निकल रही थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि ये एनोड किरणें जो हैं वो उस एनोड से ना निकल के जो गैस ली है हमने कंसिडरेशन के लिए, उस गैस की उस गैसियस मॉलिक्यूल से या उस गैसियस के जो एटम बन गए हैं वहाँ पे, उन एटम से वो जनरेट होती हैं। और उनकी वजह उन्होंने क्या बताई कि कैथोड किरणों की वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, क्योंकि गैसियस से जो एटम्स हैं यहाँ पे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकले, क्यों निकले, कैथोड किरणें वहाँ से निकल गई है इसलिए। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं वो पीछे क्या छोड़ गए हैं, वो गैसियस जो एटम था उसका पॉजिटिव चार्ज बचेगा पीछे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर के निकल गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से थ्रू आउट निकल गए हैं उस गैसियस मॉलिक्यूल से, उसके बाद पीछे जो गैसियस आयंस बच गए हैं, गैस के जो एटम आयनिक एटम बच गए हैं, और उन पे क्या रहेगा, क्योंकि धनावेश रहेगा, इलेक्ट्रॉन उनसे निकल गया है इसलिए उन पे धनावेश रहेगा। और वही आयन यहाँ पर जो एनोड किरणें बन रही हैं वो एनोड किरणों के जनरेशन की वजह क्या होती है, उत्पन्न होने की वजह क्या होती है, वो गैसियस आयंस होते हैं। तो वो गैसियस आयन चूँकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसलिए एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। क्या है वो, पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसलिए एनोड से कहाँ जा रहे हैं, वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और कैथोड के अंदर जो होल बने हुए हैं उनको पार करते हुए वो जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है उसके ऊपर निशान छोड़ रहे हैं, फ्लोरेसेंस छोड़ रहे हैं। और इन किरणों का नाम क्या दिया इन्होंने, गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज, अथवा क्योंकि एनोड की तरफ से आ रही है इसलिए एनोड रेज। पॉजिटिव रेज क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला गैसियस एटम में से तो पॉजिटिव आयन बचा इसलिए पॉजिटिव रेज। और पॉजिटिव इसलिए भी क्योंकि वो कैथोड की तरफ जा रही है तो उस पर ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तीसरी बात क्या कही इन्होंने कि ये जो किरणें हैं वो कैनाल रेज, इनको क्या बोला गया, तीसरा नाम क्या दिया गया, कैनाल। कैनाल का मतलब यहाँ पे जो कैनाल बनी हुई है, ये छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, परफोरेटेड है ना, तो इसलिए इसके अंदर से निकल रही हैं ये, इसलिए इनको नाम कैनाल रेज भी कहा जाता है। तो एनोड रेज कहा जाता है, पॉजिटिव रेज कहा जाता है और कैनाल रेज कहा जाता है। ठीक है जी। और क्योंकि एनोड की तरफ से जा रही है इसलिए इन पे चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जनरेट कैसे हुई है, ये उत्पन्न कैसे हुई है, वो गैसियस जो एटम थे यहाँ पे, उन गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड किरणें उनमें से निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बच गए हैं वही क्या है, हमारी कैनाल रेज अथवा हमारी एनोड रेज अथवा हमारी ये क्या बोलते हैं पॉजिटिव रेज है, यानी धनावेशित किरणें हैं। ठीक है जी। अब इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ठीक उसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं जिस तरह से हमारी कैथोड रेज गमन करती है। दूसरी बात क्या है, अगर इनके सीध में कोई पहिया या एक घूमने वाली चीज़ रख दी जाए जो बहुत हल्की हो तो ये उस पर उसको घुमा सकती है, यानी इनकी जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर की होती है ये, है ना, क्योंकि तभी वो घूमेंगी जब कोई पार्टिकल उससे टकराएगा। जैसे कल अपन ने एग्जांपल लिया था कि हमारे टरबाइन को घुमाने के लिए जब पानी उसके ऊपर गिरता है तो पानी के अणु जब है ना फोर्स लगाते हैं तब वो घूमता है। तो इसी तरह से इनकी नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है ना भाई। और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तीसरी बात क्या है भाई, ये कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों कहा, क्योंकि ये एनोड से कैथोड नेगेटिव चार्ज है, इस कैथोड की तरफ जा रही है। दूसरी बात,
अगर इनके ऊपर एक डाइपोल रखा जाए, है ना, तो एक कैथोड और एनोड यहाँ पे रखा जाता है इनके रास्ते में, इनके परपेंडिकुलर प्रोपागेशन यानी इनके गमन के पथ के परपेंडिकुलर, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ती हैं ये किरणें। इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। किनके ऊपर? एनोड किरणों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पे कि ये किरणें जो हैं वो कैथोड रेज से भिन्न पार्टिकल, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल लिए हैं हमने या जो भी गैस अंडर कंसिडरेशन है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यानी इनका जो मास है या इनके ऊपर जो चार्ज है वो गैस बदलने पर बदल जाता है। जबकि हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन का जो मास है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो है वो बदलता नहीं है, वो एक यूनिवर्सल पार्टिकुलेट की तरह बिहेव करते हैं। जबकि यहाँ पे ये इनका चार्ज बदलता है, इनका मास भी बदलता है। इसका मतलब ये है कि ये गैस की प्रकृति, जो गैस हमने ली है अंडर कंसिडरेशन, जैसे हाइड्रोजन ली है तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक आएगा। हो सकता है कोई दूसरी गैस लें तो उस पर, जैसे हीलियम गैस लेंगे तो डबल पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है वहाँ पे। तो ये, और दूसरी बात इनका जो मास है, तो चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा तो चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा? अलग होगा। हाँ या ना? तो बेसिकली अगर बात करें इनके कि हाँ, ये सारी बातें हो गई अपने। और इनका जो चार्ज का अगर बात करें कि एक हाइड्रोजन से कंपेयर करें, तो जैसे हीलियम का अगर हम चार्ज लेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर अगर +1 चार्ज है तो हीलियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो रेडिएशंस हैं इनका चार्ज, हमारा जो हाइड्रोजन है उससे जो रेडिएशन निकल रही है उनके चार्ज का एक मल्टीपल हमें अब मिलता है अगर हम दूसरी गैसें लेते हैं तो। इसी तरह से अगर मास की बात करें तो चूँकि हाइड्रोजन हमारा जो न्यूक्लियाई है वो सबसे हल्का न्यूक्लियाई होता है ना, और उसके ऊपर जो चार्ज रहता है उसको हम चार्ज माने उसका 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ये चार्ज आता है किसका? अगर हम हाइड्रोजन गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं तो। गोल्डस्टीन ने ये बताया। और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था? वो नेगेटिव चार्ज था। हालांकि यहाँ पे चार्ज उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे था, लेकिन वो उसको पॉजिटिव चार्ज हम कह रहे हैं, गोल्डस्टीन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतने कूलम जो चार्ज है उसको माना गया 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम दूसरी गैसेस ले रहे हैं तो जैसे हीलियम गैस अगर लें हाइड्रोजन की जगह, तो हीलियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इस चार्ज का मल्टीपल यानी डबल आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि हीलियम से जो रेडिएशन जनरेट हो रही है हीलियम गैस से, उनका जो चार्ज है वो हाइड्रोजन के चार्ज से डबल है। इसी तरह से अगर मास की बात करें तो मास भी जो है वो भी हाइड्रोजन के मास से, है ना। हाइड्रोजन का मास हमने कहा था कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। ये हाइड्रोजन का एक मास था। तो अब दूसरी गैसेज इसी मास के मल्टीपल के रूप में आएंगे, है ना, मल्टीपल के रूप में। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को हम एक पार्टिकल माने, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इसका मतलब एक चार्ज उसके ऊपर एक यूनिट रहता है। उसका जो पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव रेज की जो बात कर रहे हैं हम, गोल्डस्टीन ने कहा कि वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रहता है हाइड्रोजन के अंदर। इसका मतलब जो 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ जो चार्ज है हाइड्रोजन गैस के द्वारा जो हमें एनोड रेज मिल रहे हैं उनके ऊपर, है ना। तो हीलियम के ऊपर क्या रहेगा? इसका डबल चार्ज यानी 2 डबल पॉजिटिव, है ना। तो यूँ कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन के अंदर अगर एक प्रोटॉन है तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे। यानी जितना मल्टीपल आएगा
हाइड्रोजन के चार्ज का दूसरे एटम के एनोड रेज के अंदर वो जितना उसका मल्टीपल होगा उतने ही प्रोटॉन उसके अंदर कहे जा सकते हैं। हालांकि ये बात डायरेक्टली गोल्डस्टीन ने नहीं कही थी, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मल्टीपल के रूप में चार्ज आता है, लेकिन हम ये अब समझ सकते हैं, एट प्रेजेंट ऐसा समझा जा सकता है। तो ये बात है, द मास ऑफ द पार्टिकल constituting for the anode rays in is also found to be different for different gases। ये तो बात हो गई कि मास इनका डिफरेंट होता है। However, the value is found to be nearly equal to that of the atom of the gas। यानी उसका जो वॉल्यूम या उसका जो मास होता है वो उस जो भी गैस हम ले रहे हैं उसके मास के बराबर ही होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास चूँकि नेग्लिजिबल होता है ना, तो जो भी मास आ रहा है वो गोल्डस्टीन ने कहा कि प्रोटॉन की वजह से आ रहा है। हालांकि ये बात सर्वथा सत्य नहीं कही जा सकती है, क्योंकि आगे न्यूट्रॉन की बात भी हम करेंगे। ठीक है जी। तो क्या कहा कि the charge on the particle is found to be same as that of the element। वो कितना हमने डिस्कस कर लिया कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आता है इसके ऊपर, जो हमारी हाइड्रोजन गैस से जनरेट होने वाली एनोड रेज हैं। ठीक है, तो इसको 1 यूनिट कहा। अब चार्ज टू मास रेशियो की बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए। ये हाइड्रोजन की बात हो रही है अभी, क्योंकि सबसे हल्का जो न्यूक्लियाई है, सबसे हल्की जो एनोड रेज निकल रही है वो वहीं से निकलेंगे, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। तो इस वजह से इसका जो चार्ज टू मास रेशियो आता है ना, चार्ज टू मास रेशियो, वो गोल्डस्टीन ने निकाला कि 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम। कितना है अभी? E/E/m। ये फिर किसके लिए? अभी प्रोटॉन के लिए है, ये है ना। वो क्या है? 9. 9.58 हाँ 58 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ये क्या है? ये क्या है अभी? चार्ज टू मास रेशियो और ग्राम, है ना, सॉरी कूलम नहीं, ग्राम। ये आपका क्या आ जाएगा भाई? चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगा। किसके लिए? हाइड्रोजन की हमारी जो एनोड रेज हैं उनके लिए। तो अब अगर हमारे पास प्रोटॉन का ये मास है ना, मास है, जबकि प्रोटॉन का E/m की अगर बात करें हम, तो प्रोटॉन का जो हमारे पास E/m है वो कितना आता है? 9.58 इंटू 10⁻⁴ है ना। ये आपका कूलम ग्राम इनवर्स। ये क्या आता है भाई? हाइड्रोजन के लिए, है ना, हाइड्रोजन के लिए E/m रेशियो आता है उनकी एनोड रेज के लिए। हाइड्रोजन गैस जब हम इस ट्यूब के अंदर ले रहे हैं तब। तो अब अगर मास की बात करेंगे तो वैसे ही मास निकाल सकते हैं इसका भी, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला था, E/E/m। यानी उस कंडीशन में क्या हो जाएगी कहानी अपनी? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम ग्राम इनवर्स। ये क्या था भाई? कूलम था, तो कूलम से कूलम तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा अपने पास से? 1 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ से? 67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है? मास है किसका? हमारे प्रोटॉन का। किसका मास है अभी? ये प्रोटॉन का मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमने कितना निकाला था? 1.74 इंटू 10⁻⁻ कितना निकाला था? माइनस से हमारा था 28 ग्राम, है ना। तो उसके कंपैरिजन में ये मास काफ़ी कंसिडरेबल है, उसके कंपैरिजन में ये मास काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस मास इज़ नियरली द सेम
एज फॉर दी हाइड्रोजन एटम। और ये मास जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के मास के ही बराबर है भाई। इसका मतलब उसका जो मास है हाइड्रोजन का उसको कैनाल रेज के मास के बराबर इन्होंने बताया, और होता भी ऐसा ही है वास्तविकता में, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। क्या नहीं होता है अभी? न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, अकेला प्रोटॉन ही होता है। तो जो भी मास आया है वही हाइड्रोजन के एटम का मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो इस तरह से इस जो कैनाल रेज या कैथोड एनोड रेज या जो पॉजिटिव रेज मिली है उनको गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन कहा, और प्रोटॉन को उन्होंने परिभाषित किया कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, और क्या है उसका जो मास है वो नियरली हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है। क्या बोला कि प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पे एक धनावेश रहता है और उसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। ये पार्टिकल क्या कहलाया? प्रोटॉन कहलाया, है ना। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन उन्होंने जब लिया तब जो मास मिला वही मास क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का लगभग बराबर मास आता है। अब दूसरे जितने भी गैसेज ली, जैसे हीलियम ली, तो मास क्या आया? उसका डबल आया, मतलब वहाँ पे 2 प्रोटॉन है ना। तो इस तरह से उन्होंने मल्टीपल के रूप में हमें बताया, और ऐसे ही चार्ज की बात है उन्होंने की है। तो इस तरह से देखिए प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने अपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमारे सामने रखी। ठीक है भाई। उसके बाद जो तीसरा पार्टिकल है फंडामेंटल पार्टिकल, और इसी वजह से प्रोटॉन को क्या कहा जाता है भाई? एक फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये एक परमाणु की संरचना में मौजूद रहता है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो फंडामेंटल पार्टिकल कहा। और दो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम कि डिफरेंट गैसेस के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उनमें वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे, इसलिए चार्ज भी डिफरेंट होता है और उनका मास भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन की जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करती है? वो गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गैस की नेचर पे डिपेंड करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की नहीं करती है। तीसरा जो पार्टिकल है फंडामेंटल पार्टिकल वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि अब देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज्ड और प्रोटॉन हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हो सकता है इन दोनों के अलावा कोई और पार्टिकल भी वहाँ पे उपस्थित हो, क्योंकि जब हाइड्रोजन के अलावा गैसेज ली गई तो जो मास मिला वो एटॉमिक मास से भिन्न मिला, है ना। जो मास मिलता है हाइड्रोजन गैस के अलावा, अगर हम कोई गैस ले रहे हैं तो जो चार्ज टू मास रेशियो है या जो मास निकाला जाता है वो भिन्न मिलता है किससे? जो एटम का मास है उससे। तो इसलिए जेम्स चैडविक ने क्या किया, हीलियम के अल्फा किरणें जिनको बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब अल्फा किरणें होता है, यानी हीलियम के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो नाभिक बच जाता है ना, उसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा विकिरणें, है ना। तो अल्फा पार्टिकल्स पे कुछ भारी न्यूक्लियस की बम्बार्डिंग की, जैसे बेरिलियम और बोरॉन की बम्बार्डिंग की। तो ऐसी बम्बार्डिंग करने के बाद इनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक तीसरे पार्टिकल की एग्जिस्टेंस उन्होंने 1932 में हमारे सामने रखी है कि एक ऐसा पार्टिकल भी एटम के अंदर पाया जाता है जिस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, और उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसका मास प्रोटॉन के मास से क्या होता है? लिटिल बिट मोर देन प्रोटॉन। जैसे अगर प्रोटॉन का मास की बात करते हैं तो वो आता है 1.67262। अगर आगे भी लिखेंगे हम तो 1.6726 × 10⁻⁻⁻24 ग्राम। अगर न्यूट्रॉन के मास की बात करें
न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास निकल के आता है 1.67 और 48 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, इतना ही है भाई। हाँ, तो ये आपका न्यूट्रॉन का मास देखिए लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और इसी वजह से जो बड़े न्यूक्लियाई हैं हाइड्रोजन के अलावा, उनका जो मास निकाला जाता है वो उनके जो वास्तविक हाइड्रोजन के मास से अगर कंपेयर करते हैं तो वो उनसे जो मल्टीपल है वो भिन्न मिलता है ना। तो इसको फिर डिफाइन किया कि ये न्यूट्रॉन जो है वो भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि वो भी मास रखता है कितना, इलेक्ट्रॉन, ये आपके प्रोटॉन से ज़्यादा मास रखता है थोड़ा सा। तो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और उसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के मास के क्या होता है अभी बराबर होता है, या यूँ कहिए कि उसका मास जो है वो हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है ना। उसका भी मास हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। तो इस तरह से जो तीसरा पार्टिकल है वो किसने ईजाद किया हमारे सामने, जेम्स चैडविक। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये तीन हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो हमारे एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो अब देखिए तीनों की उपस्थिति तो दर्ज हो गई है कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। हालांकि बाद में और भी पार्टिकल्स की बात कर ली गई है, एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनका मास उनकी नेग्लिजिबल होता है ना। उनके मास की कोई वैल्यू वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए उनको और उनके ऊपर जो चार्ज है जैसे म्यूऑन और पाइऑन की बात करते हैं तो वो भी मैटर नहीं करता है ज़्यादा, इसलिए उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं कहा जाता है। यानी संरचना में अगर बात करें उनकी तो ज़्यादा बातें नहीं की जाती हैं उन पार्टिकल्स की। ये तीन पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स इनको बोला गया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिवर्सल पार्टिकल बोला गया है, इसलिए क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी मटेरियल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो एक डिस्क्रीट इकाई के रूप में जनरेट होते हैं। प्रोटॉन हो सकता है एक से ज़्यादा एक साथ, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा किरणों की बात करें तो वहाँ पे 2 प्रोटॉन रहते हैं, है ना। तो ये तीन हमारे पार्टिकल से उपस्थित होते हैं हमारे एटम के अंदर। अब नेक्स्ट बात आएगी कि ये तीन होते तो हैं, लेकिन एटम के अंदर इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है। देखिए एटम जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं नंगी आंखों से, उसके अंदर भी पोजीशन की बात हम करेंगे कि वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर कहाँ रहते हैं, है ना। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। केमिस्ट्री देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कीजिए।